विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास यानी पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन पोस्ट मौर्यन एज। उसमें जो आज हमारा टॉपिक है मुद्रा यानी सिक्के, मुद्रा यानी सिक्के। तो मौर्योत्तर काल में मुद्राओं के संबंध में बता रहा हूं। तो मौर्योत्तर काल में जो मुद्रा संबंधी अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। 2nd सेंचुरी बीसी यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से बैक्ट्रिया के शासक तथा यूनानियों के समय से भारत में हिंद यवन मुद्राओं का इतिहास प्रारंभ होता है। मैंने कहा उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के हैं, लेख युक्त सिक्के हैं, वो किनके द्वारा जारी किए गए? आंसर हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किए गए। और उसमें भी अभी आप पढ़ेंगे कि कुषाण शासक विम कटफिशियस ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया। किसने? कुषाण शासक विम कटफिशियस ने। ठीक है, तो हिंद यवन शासकों, भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने ही स्वर्ण सिक्के चलाए। ये मैंने कहा उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? तो आंसर हिंद यवन शासकों ने चलाए। इसी समय हिंद यवनों के प्रभाव से लेख युक्त सांचे में ढली मुद्राएं प्रचलित हुई। मैंने कहा जैसे हमारे यहाँ पहले जो सिक्के चलते थे वो कैसे थे? आहत सिक्के थे, पंचमार्क कॉइन्स थे। यूनानियों से हमने सीखा कि इनको सांचे में ढालकर क्या किया जा सकता है? गलाकर, धातु को गलाकर शेप दिया जा सकता है और अच्छे सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और साथ में लेख युक्त, तो जो लेख युक्त सिक्के हो गए, स्वर्ण सिक्के हो गए, हिंद यवनों के समय में चलाए गए यानी ये ढाले गए। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम द्विलिपीय लेख युक्त सिक्का प्रचलित किया। द्विलिपीय मतलब जिसमें 2 लिपियां मिली हैं। सिक्कों में क्या 2 लिपियों में लिखा हुआ है। जैसे आपका सिक्का होता तो उसमें, या नोट होता तो उसमें, अब तो कई भाषाएं लिखी होती हैं उसमें, प्रांतीय जो भाषाएं होती हैं, लेकिन मैंने कहा इंग्लिश में भी लिखा होता है, हिंदी में भी लिखा होता है ना। तो कुषाणों के हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम द्विलिपीय लेख युक्त सिक्का प्रचलित किया, जिसका अनुसरण कालांतर में शकों ने, कुषाणों ने किया। इसी समय कुषाण शासक विम कटफिशियस ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया। सातवाहन शासकों ने भी शीशे और पोटीन के सिक्के जारी किए। ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। शीशे और पोटीन के सिक्के किसने जारी किए? आंसर सर्वप्रथम सातवाहनों ने। इसी समय यूनानी शासक द्रम का प्रयोग भारत में शुरू हुआ, जो सिक्कों के लिए प्रयुक्त होने लगा। द्रम क्या था? सिक्का था। द्रम क्या था? सिक्का। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। हिंद यवन शासकों का एक सिक्का द्रैक्मा था, जो वजन में 67.2 ग्रेन चांदी का होता था। तो द्रैक्म क्या था? चांदी का सिक्का था। कितने ग्रेन का था? 67.2 ग्रेन का था। 6 ओवोल इज इक्वल टू 1 द्रैक्म, यानी एक द्रैक्म में कितने ओवोल होते थे? 6 ओवोल होते थे। हिंद यवनों का स्वर्ण सिक्का स्टेटर कहलाता था। हिंद यवनों का स्वर्ण सिक्का स्टेटर कहलाता था। मनु द्वारा दी गई सिक्कों की तालिका में 5 रत्ती बराबर 1 मास, मनु ने जो उल्लेख किया है सिक्कों का, उसमें बताया उसने कि 5 रत्ती बराबर 1 मास। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि तुला बीज किसको कहते हैं? तुला बीज मतलब जो तराजू बोलते हैं, तुला को। तुला राशि सुना है? क्या बोलते हैं उसको? तुला राशि। तराजू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अरे यार, तुला तो हिंदी में बोलते हैं। तुला जो तराजू होता है लाला जी का, है ना, तो उसमें जो तोला जाता था, रत्ती से तोला जाता था। तो तुला बीज किसको कहा गया है? रत्तिका को कहा गया है। किसको कहा गया है प्राचीन काल में? हाँ जी, लिब्रा। ये तो राशि का हो गया। वैसे तराजू को क्या बोलते हैं? तो 5 रत्ती बराबर 1 मास, 5 रत्ती बराबर 1 मास, 16 मास बराबर 1 सुवर्ण, 4 सुवर्ण बराबर 1 निष्क या पल, 1 निष्क या पल। अब आपने वैदिक काल में निष्क क्या पढ़ा था? गले का हार पढ़ा था। गले के हार के बाद आपने क्या पढ़ा? निष्क बाद में, फिर सिक्का बन गया हो। तो 4 स्वर्ण बराबर 1 निष्क या पल, 10 निष्क या पल बराबर 1 धरण, 1 धरण या पुराण, 10 धरण या पुराण बराबर 1 शतमान, 10 धरण या पुराण बराबर 1 शतमान। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, पोटीन, शीशे आदि के सिक्के जारी किए थे, जिन पर जहाज, मछली, उज्जैनी चिन्ह, शंख, स्तूप आदि के चित्र बने होते थे। मौर्योत्तरकालीन सिक्कों को
किन किन नामों से जानता था वो बता रहा हूं मैं। जैसे निष्क और स्वर्ण और पल, ये 3 सिक्के जो थे सोने के सिक्के थे। निष्क हो गया, स्वर्ण हो गया और पल हो गया, ये क्या था? सोने का सिक्का था। शतमान जो था वो चांदी का सिक्का था। शतमान क्या था? चांदी का सिक्का था। काकिणी जो था वो तांबे का सिक्का था। काकिणी क्या था? तांबे का सिक्का था। कारसापण क्या था? चांदी तांबा का सिक्का। कारसापण चांदी और तांबे का सिक्का था। जब आप धातु के बारे जब आप मुद्रा शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वास्तविक मुद्रा जो होती है वो सिक्के ही होते हैं। क्या होते हैं? सिक्के होते हैं। क्यों होते हैं बताओ? क्या आपके नोट का कोई मूल्य है? अगर उसमें गवर्नर ने ये ना बोला हो कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, तो क्या उस कागज का कोई मूल्य है? मोदी जी ने एक दिन रात को 8 बजे बोला था कि सारे नोट अब क्या बंद, तो क्या मूल्य रह गया उनका? कागज है वो। क्या आपने उनका कुछ किया? कोई उसको ढाला या कुछ बनाया? आपने नहीं बनाया। लेकिन जो सिक्के होते हैं, अगर माना सिक्के बंद भी कर दे तो सिक्के वास्तविक मुद्रा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका धात्विक मूल्य होता है। क्या होता है? जब हम लोग छोटे थे तो 1 रुपए का बड़ा सिक्का चलता था। क्या चलता था? बड़ा सिक्का, क्योंकि उस समय 1 रुपए का होता था उसका धात्विक मूल्य। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धातु महंगी होने लगी तो सिक्के क्या होने लगे? छोटे छोटे होने लगे। फिर अभी कुछ समय पहले देखा होगा आपने, 1 रुपए के सिक्के इतने छोटे हो गए कि जितने हमारे 25 पैसे के सिक्के होते थे बचपन में, उतना 1 रुपए का सिक्का हो गया। क्यों हुआ ऐसा? ये पता है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिक्कों को जमा करते हैं, उसके बाद वो उसको गलाते हैं, उसके बाद वो उसके ब्लेड बनाते हैं या मूर्तियां बनाते हैं, वो बेचते हैं, उससे उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ, अगर आप मुरादाबाद जाएंगे तो शायद आपको मिल जाएगा वहां पर इस तरह के कुछ, है ना। फिर क्या किया सरकार ने, आपने देखा होगा बीच में एक सिक्का आया, उसके बीच में अलग कलर था और किनारे अलग कलर था। नहीं नहीं, एक 10 रुपए का सिक्का था। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि अगर आप उस सिक्के को गलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसमें निकिल और जो धातु थी वो दोनों को मिलाया, अगर आप उसको गलाओगे तो किसी काम का नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? भंगुर हो जाएगा एकदम से। समझ में आया? चलो जी, तो निष्क, स्वर्ण और पल क्या था? सोने का सिक्का था। शतमान क्या था? चांदी का सिक्का था। काकणी क्या था? तांबे का सिक्का था। कारसापण क्या था? चांदी तांबा आदि का सिक्का था। इतना समझ में आ गया? कुषाणों के सिक्के, किसके? कुषाणों द्वारा सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई गई। कुषाण यानी विम कटफिशियस द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था। किसके द्वारा? सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला कुषाण शासक विम कटफिशियस। ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्का कुषाणों ने ही जारी किया। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो कुषाणों ने जारी किए। इसका मतलब व्यापार वाणिज्य की स्थिति बहुत अच्छी थी, यानी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी उस समय। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए। सबसे बड़ी सोने के सिक्कों का ढेर जो मिला है गुप्तकालीन, वो बयाना राजस्थान से मिला है। कहां से मिला है? बयाना राजस्थान। और ये बयाना बड़ा फेमस होता है आगे चलकर मुगल काल में नील के लिए। किसके लिए? इंडिगो के लिए। ये सारे क्वेश्चन बने हुए, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्का कुषाणों ने जारी किया। सामान्य कामकाज के लिए तांबे के सिक्के प्रयुक्त होते थे। कुषाणों ने सर्वाधिक, जो कुषाणों के सर्वाधिक सिक्के थे वो तांबे के थे। सर्वाधिक सिक्के किस चीज के थे? तांबे के थे। सिर्फ 2 कुषाण शासकों यानी विम कटफिशियस और हुविस्क ने चांदी का सिक्का जारी किया, क्योंकि इनके चांदी के सिक्के भी मिले हैं। किस किसके? विम कटफिशियस और हुविस्क के। कुजुल कटफिशियस ने केवल तांबे का सिक्का जारी किया था। कुजुल कटफिशियस पहले आता है ना, उसके बाद आता विम कटफिशियस, ठीक है। कुजुल कटफिशियस ने केवल तांबे का सिक्का ही जारी किया था। कुषाण सिक्कों के अग्रभाग पर राजा की आकृति और उसकी उपाधि अंकित है तथा पृष्ठ भाग पर किसी देवता की आकृति उसके नाम सहित अंकित है। कुषाण सिक्कों पर यूनानी और खरोष्टी 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? यूनानी और खरोष्टी 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम विम कटफिशियस के सिक्कों पर अपने वाहन वृषभ के साथ शिव की मूर्ति रूप में अंकन मिलता है, यानी भगवान शिव और उनका जो वाहन है क्या? वृषभ, सांड, नंदी जी, ठीक है। तो शिव और नंदी जी की जो प्रतिमा दिखती है वो किसके सिक्कों पर दिखती है? विम कटफिशियस के सिक्कों पर दिखती है। इसका मतलब वो शैव धर्म को मानता था। किसको मानता था? विम कटफिशियस के स्वर्ण सिक्कों पर राजा को टोपी पहने हुए
दाहिने हाथ में वज्र लिए हुए और कंधे के ऊपर से अग्नि की लपटें निकलते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? राजा को टोपी पहने हुए दिखाया गया है, दाहिने हाथ में वज्र है उसके, और साथ में कंधे के ऊपर से अग्नि की लपटें निकलते हुए दिखाया गया है। विम कटफिशियस के सिक्कों पर उसकी उपाधि महेश्वर दी गई है। क्या दी गई है? महेश्वर। ठीक है, तो महेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कुषाण शासक कौन था? आंसर विम कटफिशियस। अगला, कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों पर राजा को कोट, पैजामा और नुकीली टोपी पहने खड़ी अवस्था में दिखाया गया। कोट पहने हुए, पैजामा पहने हुए और नुकीली टोपी पहने हुए खड़ी अवस्था में दिखाया गया कनिष्क को। सर्वाधिक देवी देवताओं की आकृति हुविष्क के सिक्कों पर प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा देवी देवता किसके सिक्कों पर? हुविष्क के सिक्कों पर मिलते हैं। हुविष्क के सिक्कों पर ही सर्वप्रथम पाशुपत और शाक्त संप्रदाय से संबंधित प्रतीक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इतना पुराना है पाशुपत संप्रदाय, इतना पुराना है शाक्त संप्रदाय कि एना डोमिनी, फर्स्ट सेंचुरी एना डोमिनी में आपको आपके जो राजा, क्या नाम है इनका, हुविष्क, उसके सिक्कों पर क्या दिख रहा है? पाशुपत संप्रदाय। किसने की थी पाशुपत संप्रदाय की स्थापना? भगवान लकुलीश ने की थी। किसने की थी? भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, लकुलीश या नकुलीश। ठीक है, और शाक्त संप्रदाय के भी प्रतीक दिखाई देते हैं हुविष्क के सिक्कों पर। इसके सिक्कों पर पारसी देवता अहूर मजदा और रोमन वेशधारी देवी रोमा के चित्रांकन भी प्राप्त हुए। पारसी देवता कौन थे? अहूर मज्द। कौन थे? अहूर मज्द जो है उनके देवता हैं। तो उनके इसके सिक्कों पर, हुविष्क के सिक्कों पर पारसी देवता, पारसी मतलब ईरान, फारस, ईरान, वहां पर कौन लोग रहते थे? पहले पारसी लोग रहते थे। आज भले ही वो सबसे बड़ा शिया देश बन गया है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, शियाओं की जनसंख्या वाला देश। पारसी देवता अहूर मजदा और रोमन वेशधारी देवी रोमा के चित्रांकन भी प्राप्त होते हैं। हरिहर, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब महादेव, हरिहर। ठीक है, हरिहर के आदि रूप का अंकन इसी की मुद्रा पर मिलता है। किसकी? किसकी? हुविष्क के सिक्कों पर। ठीक है, मुद्रा पर लिंग और चक्र एक साथ प्रदर्शित किए गए हैं। मुद्रा पर लिंग और चक्र एक साथ प्रदर्शित किए गए हैं। कुषाण राजाओं के सिक्कों पर राजा को अग्नि में आहुति देते हुए दिखाया गया है। विभिन्न देवताओं की आकृति यूनानी में उनके नाम सहित है, जैसे मीरो, मीरो मतलब सूर्य, मीरो मतलब आइसो, आइसो मतलब भगवान शिव, मेयो, मेयो मतलब चंद्र, उपाधियां हैं ये। मेयो मतलब चंद्र, आर्दोक्षो यानी देवी, अतशो यानी अग्नि, वोडो यानी बुद्ध, वोडो यानी बुद्ध। कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों पर पहली बार प्रभामंडित शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति लेख बुद्धो के सहित अंकित है। प्रभामंडल बोलते हैं हलों को, सिर के पीछे जो एक तेज दिखाया जाता है वो किसके सिक्कों पर दिखता है? कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों पर। कनिष्क ने नाना देवी संज्ञक नाणक मुद्राएं भी जारी की। नाना देवी संज्ञक नाणक मुद्राएं भी जारी की। कनिष्क के स्वर्ण सिक्के रोमन सिक्कों के तौल के बराबर लगभग 124 ग्रेन के हैं। कितने? 124 ग्रेन के हैं। कुषाणों के स्वर्ण सिक्कों को दिनार भी बोला गया है। क्या बोला गया? स्वर्ण सिक्कों को दिनार। और ऐसे जो क्वेश्चन बना उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा, उन्होंने कहा गुप्तकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? आंसर दिनार, आंसर दिनार। ठीक है, ग्रेन जो है वो तौल की इकाई है। एक ग्रेन में 1.5 रत्ती होता है। कितना? 1.5 रत्ती। और अगर एक रत्ती बराबर मैं ग्राम में बोलूं तो 0.12125 ग्राम। इस बीज की एक ही विशेषता है, पेड़ पे लगते हैं ये बीज, हर बीज का जो वेट होता है वो 0.12125 ग्राम होता है। कितना होता है? इसीलिए इसको तुला बीज कहा गया है वैदिक काल में। क्या कहा गया है? तुला बीज। इसके बाद भाई मेंस और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मौर्यकालीन कला, आर्ट, मौर्यकालीन कला। और अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कहां से? मौर्योत्तरकालीन कला। मौर्योत्तरकालीन यानी मौर्यों के बाद कला का क्या विकास हुआ? तो सबसे पहले मौर्योत्तर काल में सुंग, सातवाहन, इक्ष्वाकु, चेदी और कुषाण वंशी शासकों द्वारा अनेकानेक निर्माण कार्य कराए गए। इस समय चैत्य ग्रह विहार के साथ साथ मूर्तिकला और चित्रकला का भी उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है।
किस किसने बनाए? शुंगों ने, सातवाहनों ने, इक्ष्वाकु, चेदी और कुषाण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुंग कला। किसका? शुंग कला के बारे में पढ़ते हैं। तो शुंग कला के प्रमुख नमूने जो हैं वो भरहूत, सांची के स्तूप तथा मृण मूर्तियां हैं। शुंग कला मौर्य काल की दरबारी धार्मिक कला की अपेक्षा लौकिक है। मौर्य काल में जो कला है वो दरबार के अगल बगल घूमती है। क्या घूमती है? दरबार से संबंधित कला देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर शुंग काल में जो कला है वो कैसी है? लौकिक है, आम जन की से संबंधित कला दिखाई देती है। ठीक है। तो सबसे पहले भरूत स्तूप। भरूत कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां है? सतना जिले में है। ठीक है। इसकी खोज किसने की? भरूत स्तूप की खोज किसने की? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। कब की? आंसर 1873 ईस्वी में की। स्तूप आज मूल रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके कुछ अवशेष प्रयागराज और कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय तथा प्रिंस ऑफ वेल संग्रहालय बंबई में रखे गए हैं। कहां पर है इसके अवशेष? अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके कुछ अवशेष प्रयागराज और कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में और प्रिंस ऑफ वेल संग्रहालय बंबई में रखे गए हैं। इसके स्तूप अवशेष से शंख लिपि के लेख प्राप्त हुए हैं। किस लिपि के? शंख लिपि के लेख प्राप्त हुए हैं। भरूत स्तूप का निर्माण मूलतः अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? क्वेश्चन बना है। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आंसर अशोक ने करवाया। यह ईंट गारा से बनाया गया था। ईंट और गारे से बनाया गया था। परंतु शुंग काल में इसकी वेदिका और तोरणों को पाषाण से निर्मित कराया गया। तोरण बोलते हैं लोफ्टी गेट्स। तोरण क्या होते हैं? द्वार होते हैं। बड़े बड़े जो द्वार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तोरण। तो इसकी वेदिका और इसके तोरणों को पाषाण से निर्मित कराया गया। इस स्तूप में 4 तोरण द्वार मिलते हैं। कितने तोरण द्वार? 4 तोरण द्वार मिलते हैं। स्तूप पर उत्कीर्ण लेख में शुंग शासक धनभूति का उल्लेख है। किसका? धनभूति का नाम मिलता है शुंग शासक का। बाकी धनभूति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ये भरूत स्तूप में इसका नाम मिल रहा है। ठीक है। तोरण वेदिका पर कुछ ऐतिहासिक दृश्य भी अंकित हैं। एक दृश्य में कौशल के राजा प्रसेनजीत को रथ पर बैठे हुए तथा दूसरे में मगध के राजा अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। कौन से 2 राजा दिखते हैं इसमें? कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध का राजा अजातशत्रु। मगध का राजा अजातशत्रु। स्तूप की वेदिका, तोरणों पर अंकित मूर्तियां और चित्र महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं और जातक कथाओं के साथ साथ मनोरंजक दृश्यों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। भरूत स्तूप पर बुद्ध की मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है, जो इस स्तूप की एक विशेषता मानी जाती है। बुद्ध की मूर्ति उत्कीर्ण नहीं है, वो इसकी इस स्तूप की विशेषता मानी जाती है। बाकी जातक कथाएं जो हैं वो बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो घटनाएं थी उनकी कथाएं जो होती हैं उनको बोलते हैं जातक कथाएं। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित, पहले के जब बुद्ध पुराने जन्म में जो जो रहे होंगे, जो जो किया होगा। अगला, भरूत स्तूप की यक्ष यक्षिणी में कुबेर, चंद्रा, सुदर्शना, अजकालक, श्रीमा, श्रीमा या श्री माँ अलग भी लिख सकते हैं, श्री माँ भी लिख सकते हैं, के साथ ही 4 अप्सराओं। अब 4 अप्सराएं कौन सी हैं? वो अलम्बुसा, मिश्रकेशी, सुदर्शना और सुभद्रा। 4 अप्सराएं कौन कौन सी हैं? ये भाई उत्तर प्रदेश वाले पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन कि भरूत स्तूप पर 4 जो क्या बोलते हैं अप्सराएं हैं वो उनके नाम बताइए। तो कौन कौन सी हैं? अलम्बुसा, मिश्रकेशी, सुदर्शना और सुभद्रा। इसके चित्र भी उत्कीर्ण है। भरूत स्तूप के एक चित्र में ऐरावत नागराज को जल से निकालकर स्तूप की पूजा करने का दृश्य अंकित है। ऐरावत नागराज को जल से निकालकर स्तूप की पूजा करने का दृश्य अंकित है। इतना समझ में आ गया? अगला है सांची स्तूप। सांची कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भरूत और सांची दोनों मध्य प्रदेश में है, बस अंतर इतना, भरूत सतना जिले में है और सांची कहां पर? रायसेन जिले में। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची शहर में अवस्थित है। इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी। खोज किसने की? जनरल टेलर ने की थी। लेकिन कुछ किताबों में रायलट बताता है। ठीक है, रायलट और टेलर ये दोनों नाम आते हैं सांची स्तूप की खोजकर्ता में।
ठीक है, अधिकतर किताबों में टेलर दिया गया है, लेकिन कुछ बुक्स में क्या नाम दिया गया है, रायलेट। और जो दिल्ली पुलिस में बना 2024 में 23 में जो क्वेश्चन बना है, वहां पर जो आंसर दिया उन्होंने टेलर दिया। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे अनेक छोटे छोटे स्तूप हैं, उनके बारे में बता रहा हूं। तो पहला हो गया महास्तूप, जिसे पैगोडा भी कहते हैं। महास्तूप जिसे पैगोडा भी कहते हैं, इसका निर्माण अशोक द्वारा ईंट से कराया गया था। बौद्ध ग्रंथों से विदित होता है कि अशोक जब अवंती का वायसराय था, तब उसने विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री देवी से विवाह किया था। व्यापारी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया और देवी के कहने पर ही इस स्तूप का निर्माण करवाया। परंतु सुंग काल में इस स्तूप को पाषाण से जड़ा गया और लकड़ी की वेदिका की जगह पाषाण की वेदिका बनाई गई। सुंग काल में सांची स्तूप को पाषाण से जड़ा गया और इसकी जो वेदिका थी वो लकड़ी की थी, तो शायद लकड़ी खराब हो गई होगी, इसलिए लकड़ी की वेदिका की जगह पे क्या किया गया, पाषाण की वेदिका बनाई गई। सातवाहन काल में वेदिका के चारों ओर 4 तोरण द्वार निर्मित किए गए। कितने? मैंने कहा तोरण द्वार लोफ्टी गेट्स होते हैं। अब हमारे यहाँ तो नहीं है परंपराएं, लेकिन जब दक्षिण भारत के मंदिरों में आप जाएंगे ना, द्रविड़ शैली में जो बने हुए मंदिर है, तो सीधे मंदिर नहीं आता, पहले एक द्वार आएगा, फिर दूसरा द्वार आएगा, फिर तीसरा द्वार आएगा, फिर चौथा आएगा, तब जाके मंदिर आता है। अगर आप दक्षिण भारत के मंदिर देखेंगे, वहां होते हैं लोफ्टी गेट्स। ठीक है, और उन्हीं के अनुकरण पर अब आप देख रहे होंगे, जैसे ऋषिकेश में भी देख रहे होंगे आपकी एक गेट शिवानंद गेट हो गया है ना, डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी के नाम पर। एक आपके जो शिल्पियों के भगवान होते हैं, कौन, जो औजारों से काम करते हैं, उनके भगवान कौन होते हैं? अरे औजारों से जो काम करते हैं भगवान विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा जी का गेट है मार्केट में, अगर आपने देखा, अगर ध्यान देते होंगे तो, है ना। अब सिर झुका के चलोगे या सिर्फ सामने देख के चलोगे तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो जगह जगह पर गेट बनाए गए। तो वो प्रथाएं हैं, वो कहाँ की हैं? दक्षिण भारत की हैं वैसे। ठीक है, सातवाहन काल में वेदिका के चारों ओर 4 तोरण द्वार निर्मित किए गए हैं। अब दूसरा स्तूप बता रहा हूं मैं, सांची का दूसरा स्तूप महास्तूप की तरह ही निर्मित है, परंतु इसमें कोई तोरण द्वार नहीं है। इस स्तूप से एक धातु पत्र मिला है, जिस पर अशोक के 10 धर्म प्रचारकों के नाम उत्कीर्ण है। अशोक के 10 धर्म प्रचारकों के नाम उत्कीर्ण है। उसके बाद सांची का तीसरा स्तूप जो है, उसकी वेदिका पर भी विभिन्न दृश्यों का अंकन किया गया है। इस स्तूप में सिर्फ एक ही तोरण द्वार है। सांची के तीसरे स्तूप में सिर्फ एक ही तोरण द्वार है। तो ध्यान रखना, 3 स्तूप हैं छोटे छोटे। कितने? 3 स्तूप। सांची के स्तूप के तोरण सर्वोत्तम तोरण है, जिस पर बुद्ध के पूर्व जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं, पूजा के दृश्य, पशुओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। महास्तूप का निर्माण महात्मा बुद्ध के धातु अवशेष पर किया गया था। महात्मा बुद्ध के धातु अवशेष पर किया गया था। दरअसल क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जब मरे, यानी मरे नहीं बोलेंगे, जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ, तो उसके बाद जब उनकी अंत्येष्टि की गई, उनका फ्यूनरल किया गया। फ्यूनरल मतलब समझते हैं, जब उनको जलाया गया होगा तो उनके अस्थि अवशेषों को के लिए लड़ाई हुई कि भाई बुद्ध हमारे थे, बुद्ध हमारे। तो 8 भाग हुए उसके। कितने? तो मैंने कहा जो ये स्तूप होते हैं, इसमें ये भी बताया था मैंने कि सबसे पवित्र जगह जो होती है वो क्या होती है, बताओ? स्तूप के ऊपर चित्र बताया था मैंने आपको, क्या था? हाँ जी, तो जैसे कहीं पर बुद्ध का दांत रखा हुआ होगा, तो हम जैसे कैंडी है श्रीलंका में, तो दांत का मंदिर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? दांत का मंदिर कहाँ है जी? तो पता चलता है श्रीलंका कैंडी में है। कहां पर है? कैंडी श्रीलंका में है ना। हर्मिका बोलते हैं उसको, जो सबसे जो पवित्र जगह है वो कौन सी होती है? हर्मिका। सर्वाधिक पवित्र भाग जो होता है स्तूप का, वो क्या होता है? हर्मिका। इतना समझ में आ गया? ठीक है। या फिर जैसे बुद्ध के भस्म है, एक चुटकी कहीं पर डाली, उसके ऊपर स्तूप बना दिया। क्या कर दिया? स्तूप बना दिया। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जो महास्तूप है उसका निर्माण महात्मा बुद्ध के धातु अवशेष पर किया गया है। दूसरे स्तूप का निर्माण अशोककालीन धर्म प्रचारकों के धातु अवशेषों पर, और तीसरे स्तूप का निर्माण बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र और महामुद्गलयन के धातु अवशेषों पर किया गया। यानी बुद्ध के शिष्यों, यानी सारीपुत्र, जिनके सारीपुत्र प्रकरण नाटक पढ़ा होगा आपने, अश्वघोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अश्वघोष ने। किसके समय का अश्वघोष? कनिष्क के समय का है। कैसे मिला था? मगध के राजा पर आक्रमण किया कनिष्क ने, तो
तो उसने उसके बदले में बुद्ध का भिक्षा पात्र, विद्वान अश्वघोष और एक 3 टांग वाला मुर्गा दिया था, जिससे खुश हो गया था कौन? कनिष्क। तो उस अश्वघोष ने क्या किया, बहुत विद्वान था, बुद्ध चरित्र भी लिखी, सारीपुत्र प्रकरण भी लिखा, राष्ट्रपालम भी लिखा, महायान श्राद्धोत्पाद भी लिखा। तो सारीपुत्र वही वाला सारीपुत्र बुद्ध का शिष्य है जो, और महामोदगलायन के धातु अवशेषों पर तीसरे स्तूप का निर्माण हुआ है। आज सांची के तीनों स्तूप सुरक्षित मौजूद है। क्या है? सुरक्षित है। अब देखो ना, कब का अशोक बिफोर क्राइस्ट का, आज तक वो स्तूप सुरक्षित है। इसका मतलब निर्माण सामग्री जो रही होगी गजब की रही होगी, वरना तो आजकल मकान बनाओ और क्या मतलब 5 साल बाद देखो उस मकान का हाल, झड़ना शुरू हो जाता है, रेता बजरी सब जो भी है। भरूच और सांची के स्तूप मध्य भारत के तत्कालीन जीवन की धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को जानने के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। कनिंघम ने भरूच स्तूप की कलाकृतियों के विषय में तथा जॉन मार्शल ने सांची स्तूप के विषय में कहा है कि ये ईसवी सन के समय का जनजीवन का दर्पण है। अब का दरअसल हम जब कहीं जाते हैं ना, हमारी दृष्टि, अगर आप विद्वान हैं, अगर आप अध्ययन करते हैं, तो आपकी दृष्टि कुछ और होगी देखने की। क्या होगी? अगर आप ज्योग्राफी के हैं तो जब किसी पहाड़ पर जाएंगे, रेगिस्तान पर जाएंगे, तो विचार करेंगे कि ये डेजर्ट बना कैसे, इतनी रेत आई कहां से। किसी पहाड़ पर जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये आकृति कैसे बनी, ये वी शेप वैली कैसे बनी, ये यू शेप वैली कैसे बनी, आई शेप वैली कैसे बनी, ये जब हम घूम रहे हैं तो ये पेबल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं इतने ऊपर, है ना, गोल पत्थर तो पानी से बनते हैं। और बहुत सारी चीजें देखेंगे आप। मनाली जाएंगे घूमने के लिए तो पता चल जाएगा कि बहुत बड़े एवलांच का क्या है, वो एवलांच आया होगा किसी जमाने में, बड़े बड़े पत्थर है, अब दबा दिए गए हैं, बिल्डिंगें बन गई उसके ऊपर, लेकिन है वो एवलांच का नतीजा। समझ में आया? अगर आप इतिहास से हो तो आप क्या करोगे, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो उसका क्या देखोगे आप? आर्किटेक्चर देखोगे। कुतुब मीनार को सिर्फ कुतुब मीनार की तरह नहीं देखोगे आप, कुतुब मीनार को ये देखोगे कि कैसा है ये बना हुआ। और यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। समझ में आया? तो ईसवी सन के समय के जनजीवन का दर्पण है। अगला है भाई बेसनगर गरुड़ स्तंभ। अगला क्या है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। शुंग काल की एक अति महत्वपूर्ण कृति, यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा विदिशा यानी बेसनगर यानी भिलसा भी बोलते हैं इस जगह को, में निर्मित गरुड़ स्तंभ है। हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला के यवन शासक अंटिलकडास का राजदूत था। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, 2 बार आया ये अलग अलग तरह से। एक बार पूछा हेलियोडोरस कहां से आया, आंसर तक्षशिला से आया, सिरकप से आया। दूसरी बार पूछा किसका राजदूत था, आंसर अंटिलकडास का, एंटियाल किडस का राजदूत था। कौन? हेलियोडोरस। शुंग वंश के कौन से शासक के समय आया? 9वें शासक भागभद्र के समय में आया। क्या किया इसने? और भागभद्र के भी शासन काल के 14वें वर्ष में आया। ये कब आया? ईसा पूर्व में आया, बिफोर क्राइस्ट में आया। इसने क्या किया? विदिशा दरबार में आया, भागवत धर्म संबंधी प्रथम प्रस्तर लेख खुदवाया इसने। कौन सा? गरुड़ स्तंभ जो है। गरुड़ जो होता है भगवान विष्णु का वाहन होता है, इसलिए उसने उस स्तंभ को क्या बोलते हैं? गरुड़ की वो अंकन करा, गरुड़ की मूर्ति बनवाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गरुड़ स्तंभ। ठीक है, इसने भागवत धर्म को अपनाया। ये बड़ी बात है कि एक हिंदू यवन जो राजदूत है वो क्या कर रहा है? भागवत धर्म को अपना रहा है, और भगवान को क्या बोल रहा है? देव देवस बोल रहा है। भगवान विष्णु को क्या बोल रहा है? देवताओं के भी देवता कौन है? इसमें हेलियोडोरस स्वयं को भागवत कहता है। क्या कहता है स्वयं को? मैं भागवत हूं, और वासुदेव को वो देव देवस कहता है, लिखता है वो ऐसे। ठीक है, यह स्तंभ लेख पाली भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण। जो जन भाषा थी वो पाली थी पहले। क्या थी? पाली। मैंने बताया भी था आपको, अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचे साचे माधवे साधवे च, ये पाली भाषा है। ठीक है, तो यह स्तंभ लेख पाली भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। यह स्तंभ लोक भाषा में खाम बाबा के रूप में जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? खंबा। जैसे जैसे आधुनिक समय में खंबा बोलते हैं, तो वहां पर मध्य प्रदेश के लोग खाम बोलते हैं उसको, खाम बाबा। क्या बोलते हैं? खाम बाबा के रूप में जाना जाता है। शुंग काल में ही हिंदू मंदिर का आदि रूप खुले देव स्थल के चारों ओर बनी प्रस्तर वेदिका और शिला प्रकार के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार की कृतियां मथुरा और चित्तौड़ से मिली हैं। मथुरा में एक शिला प्रकार शक शासक सोडास द्वारा निर्मित, और चित्तौड़ में सर्वतात नामक राजा द्वारा निर्मित मिला है।
हिंदू मंदिर का आदि रूप खुले देव स्थल के चारों ओर बनी प्रस्तर वेदिका या शिला प्रकार के रूप में ही देखने को मिलता है। देखो अभी गुप्त काल में पढ़ेंगे हम, जो हमारे पहले मंदिर होते थे वो फ्लैट होते थे, ऊपर से क्या होते थे, मतलब ऊपर विमान नहीं बनता था। विमान किसको बोलते हैं, मंदिर के ऊपर जो एक शेप देते हैं, जैसे मस्जिद का जो क्या होता है वो गुंबद होता है, लेकिन मंदिर का क्या होता है, विमान बोलते हैं। मस्जिद में गुंबद होता है ऊपर, और मंदिरों में तो विमान की जो प्रथा देखने को मिलती है हमें, वो गुप्त काल में दिखेगी। कब दिखेगी, फिर आमलक और कलश लगाएंगे वो ऊपर, उसके क्या लगाएंगे, होती है एक कलश बना होता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, आमलक बना होता है ना, फूल वगैरह बने होते हैं, फिर उसके ऊपर फिर ध्वज होता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज को देखना आप, कितना कठिनाई होती है उसको बदलने के लिए, एक परिवार विशेष ही उस झंडे को बदलता है। और ऐसे मत सोचना छोटा मोटा मंदिर है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं वहां के। अभी तो आप उत्तराखंड में रह रहे हो, उत्तराखंड में संसाधन नहीं थे, इसलिए यहाँ पर बड़े मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण के मंदिर देखोगे आप, पुरी का मंदिर देखोगे आप, हैरान हो जाओगे कि इतने बड़े मंदिर कैसे बने। ठीक है ना, चलो जी, तो ये हमने वो कर दिया। शुंग काल में ही हिंदू मंदिर, ये बता दिया मैंने। शुंग काल की पत्थर और मिट्टी की बनी मूर्तियां व खिलौने भी मिले हैं। पत्थर की मूर्तियां कम हैं, जबकि मृण मूर्तियों की बहुलता है। सर्वप्रथम, अच्छा, सांचे में ढालकर मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम शुंग काल में ही हुआ है। इसमें सांचे में ढालकर मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम शुंग काल में ही हुआ है। मृण मूर्तियों में सर्वाधिक मिथुन मूर्तियां हैं। सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन सी मिली हैं, शुंग काल में मिथुन मूर्तियां हैं। कौशाम्बी से श्री लक्ष्मी की मृण मूर्ति मिली है, जिसे सौंदर्य की देवी कहा गया है, जिसके सिर पर कमल और दाएं तथा बाएं ओर मांगलिक चिन्ह बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, मांगलिक चिन्ह बने हुए हैं। यह मूर्ति ऑक्सफोर्ड के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। अब क्वेश्चन कैसे बने हैं, क्वेश्चन ऐसे बने हैं, मैं इसके बाद सातवाहन कालीन कला बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बता रहा हूं। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सर्वाधिक देवी देवताओं की आकृतियां मिलती हैं, हुविष्क। आंसर इज हुविष्क। किसके सिक्कों पर बुद्ध का चित्र अंकित है, कनिष्क के। बुद्ध का चित्र किसके सिक्कों पर मिलता है, कनिष्क के सिक्कों पर। दिनार नामक कुषाण सिक्के किस धातु के बने थे, स्वर्ण, सोने के। किसके, पल नामक सिक्का किस धातु का होता था, आंसर सोने का, स्वर्ण का। पल भी जो था वो क्या था, स्वर्ण सिक्का था। सांची के महास्तूप को किस वंश के शासकों ने पत्थर से जड़वाया था, शुंग शासकों ने। शुंग शासकों ने। सांची और भरूच के स्तूपों पर बुद्ध का अंकन किस रूप में हुआ है, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र आदि प्रतीकों के रूप में, क्योंकि बुद्ध ने कहा था मूर्ति पूजा नहीं करनी है। अब कुषाण काल में आके मूर्तियां बनती हैं, किसकी, महात्मा बुद्ध की। पहली मानव पूजित प्रतिमा जो है महात्मा बुद्ध की है। किसकी, महात्मा बुद्ध की। ठीक है, और दो शैलियों में बनेगी, गांधार शैली और मथुरा शैली। मथुरा शैली जो है वो देसी है, गांधार शैली जो है वो क्या है, विदेशी है। गांधार शैली में जो बुद्ध का चेहरा है वो ग्रीक देवता अपोलो की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह, अपोलो की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और बड़ा सुंदर बताया जाता है बुद्ध को, बिल्कुल छल्लेदार बाल, सुंदर सौष्ठव शरीर भी बड़ा कैसा तगड़ा है ना। सांची और भरूच के स्तूपों पर बुद्ध का अंकन किस रूप में हुआ है, मैंने कहा बोधि वृक्ष, धर्मचक्र आदि प्रतीकों के रूप में। प्रारंभ में अशोक निर्मित सांची के स्तूप की वेदिका किससे निर्मित थी, लकड़ी से। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने, लकड़ी की थी। जो रेलिंग होती है आपकी, है ना, रेलिंग जो थी वो किस चीज की थी, लकड़ी की। बाद में फिर शुंगों के समय में क्या किया गया, उसको पत्थर का बनाया गया। अगला, सांची का महास्तूप मूलतः किससे निर्मित था, ईंटों से। किससे निर्मित था, ईंटों से। सांची स्तूप का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, अशोक ने। सालभंजिका मूर्तियां कहां के स्तूप पर उत्कीर्ण की गई हैं, सांची के स्तूप पर। वेरी इंपॉर्टेंट आईएएस का क्वेश्चन है, सालभंजिका, कि सांची के स्तूप पर कौन सी मूर्तियां मिलती हैं, सालभंजिका मूर्तियां मिलती हैं सांची स्तूप पर। अशोककालीन धर्म प्रचारकों के शरीर धातु अवशेष पर निर्मित स्तूप कौन कौन से कहां पर हैं, तो आंसर सांची का जो दूसरा स्तूप है वो अशोककालीन धर्म प्रचारकों के शरीर धातु अवशेष पर निर्मित स्तूप है। अगला, भरूच और सांची के स्तूपों पर उत्कीर्ण अलंकरण भारत के किस भाग के सांस्कृतिक जीवन को अभिव्यक्त करते हैं, आंसर मध्य भारत। आंसर, सांची के महास्तूप का निर्माण किसके शरीर धातु अवशेष पर किया गया था, आंसर बुद्ध। महास्तूप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि महात्मा बुद्ध के धातु अवशेषों पर
सांची के महास्तूप का निर्माण हुआ। सांची के महास्तूप पर उत्कीर्ण अलंकरण किस वंश के शासकों द्वारा कराए गए? सातवाहनों के द्वारा। किसके? सातवाहनों के द्वारा। हेलियोडोरस तक्षशिला के किस यवन शासक का राजदूत था? आंसर एंटियालकिडस। एंटियालकिडस या एंटलकिडास भी बोलते हैं कई बार, एंटियालकिडस। ठीक है। यवन राजदूत हेलियोडोरस जो भागभद्र के विदिशा दरबार में आया था, यह भागभद्र किस वंश का शासक था? आंसर शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश का नवा शासक था और इस नवे शासक के शासनकाल के 14वें वर्ष में हेलियोडोरस इसके यहाँ आया था। क्लियर हो गया? सर्वप्रथम किस काल में सांचे में ढालकर मृण मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ? आंसर शुंग काल में। कब? शुंग काल में। अभी भी चलती हैं सांचे में ढालकर, आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं मूर्तियां, बड़ी अच्छी दिखती हैं, वो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। अगला, बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख में देव दिवस किसे कहा गया है? आंसर वासुदेव कृष्ण को। इसको वासुदेव कृष्ण को। इसके बाद में बता रहा हूं सातवाहन कालीन कला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सातवाहन और इक्ष्वाकु वंशी शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से दक्षिण भारत में बौद्ध कला का बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। इस समय नए स्तूपों, चैत्यों और विहारों का निर्माण करवाया गया और प्राचीन स्मारकों, स्तूपों आदि को जीर्णोद्धार कराया गया। इनके द्वारा चैत्य गृह और गुहा विहार बनाए गए और इन पर विभिन्न प्रकार की मूर्तियों व दृश्यों को उत्कीर्ण कराया गया। आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो बौद्धों के पूजा स्थल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आंसर चैत्य कहलाते हैं। मंदिर हैं ये, बौद्धों के क्या हैं ये? मंदिर, चैत्य। सातवाहन शासकों ने सांची के महास्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वार निर्मित कराए जिस पर उत्कृष्ट प्रकार के अलंकरण दृष्टिगोचर होते हैं। सातवाहनों और इक्ष्वाकुओं की कलाकृतियां अमरावती, नागार्जुनकोंडा, बेडसा, नासिक, भाजा, कार्ले, कन्हेरी और पीतल खोरा आदि से प्राप्त हुई है। तो सातवाहन कालीन कला के नमूने कहां कहां मिलेंगे आपको? अमरावती में मिलेंगे, नागार्जुनकोंडा में मिलेंगे, बेडसा में मिलेंगे, नासिक में मिलेंगे, भाजा में मिलेंगे, कार्ले में मिलेंगे, कन्हेरी में और पीतल खोरा में। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं अमरावती स्तूप के बारे में। किसके बारे में? ये तो आईएएस का भी क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड का भी क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप की खोज किसने की? 1797 में। आंसर कर्नल मैकेंजी ने की। किसने की? कर्नल मैकेंजी ने की अमरावती स्तूप की खोज। 1840 ईस्वी में इलियट ने इसका उत्खनन करवाया। तो 2 नाम पढ़ने हैं आपने, कर्नल मैकेंजी और इलियट। खोज की कर्नल मैकेंजी ने, खुदाई करवाई, उत्खनन करवाया किसने? इलियट ने। सातवाहन काल में निर्मित इस स्तूप का जीर्णोद्धार वशिष्ठिपुत्र पुलमावी द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अमरावती स्तूप का जीर्णोद्धार किस सातवाहन शासक द्वारा कराया गया? आंसर वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। कहां दिखेगा आपको अमरावती? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। अमरावती चैत्य को महाचैत्य कहा गया है। अमरावती चैत्य को महाचैत्य कहा गया है। इस स्तूप की वेदिका और तोरण ही नहीं अपितु स्तूप का अंड यानी अर्ध गोलाकार जो भाग होता है वो भी संगमरमर से जोड़ा गया है। किससे? संगमरमर से जोड़ा गया है। अब देखो किस जमाने की बात है, कब बन गया? सातवाहन कब के हैं? लेकिन मध्यकाल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में इसमें मुगल काल में संगमरमर से बनी पहली इमारत कौन सी है? तब आपने बोलना है एतमातुद्दौला का मकबरा। क्या बोलना है? मिर्जा गयास बेग नूरजहां का पापा। पेट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ उसमें, पित्रा ड्यूरा बोलते हैं उसको, यानी संगमरमर पर प्रीसियस स्टोन्स को जड़ने की कला होती है, उसको बोलते हैं पेट्रा ड्यूरा। फिर ताजमहल पर होता है। ताजमहल अगर आप देखेंगे तो ताजमहल पर अंगूर की बेलें जैसी दिखाई देंगी आपको, मतलब ऐसा लगेगा जैसे बेल बना रखी है। वो बेल नहीं है, वो कुरान की आयतें हैं। और अगर आप उसको खोदोगे तो वहां से प्रीसियस स्टोन्स निकलेंगे। प्रीसियस मतलब इतने महंगे पत्थर हैं वो। संगमरमर तो है ही, संगमरमर को काट कर खोद कर उसमें वो बेलें बना रखी हैं और उसमें क्या जड़ रखे? पत्थर जड़ रखे। उसको क्या बोलते हैं? पेट्रा ड्यूरा। समझ में आ गया? समझ में आया? आंधी पिक्चर देखना, उसमें संजीव कुमार बताते हैं अपनी वाइफ को कि ये जो बेलें हैं ये बेलें नहीं है, ये कुरान की आयतें हैं। इस पर? ताजमहल पर। ठीक है, तो कुरान की आयतों को बेल के रूप में लिखा गया है। तो समझ में आ गया?
तो मैं ये बता रहा हूं कि अमरावती स्तूप का जो वेदिका और तोरण, वेदिका, तोरण और अंड, अंड मतलब ऊपर का जो अर्धगोलाकार भाग होता है, वो सब संगमरमर से जड़ा हुआ है। किससे? और ये बहुत पहले की बात है, यानी मुगलों से कई साल पहले की, 1500 साल पहले की बात है। 1500 भी क्या, 1600 साल पहले। इस स्तूप की प्रमुख विशिष्टता जो है वो अलंकरण के साथ साथ स्तंभ और आयकों का निर्माण है। तोरण द्वार के पिछले भाग में स्तंभों की श्रृंखला है। तोरण द्वार के अग्र भाग में 2 स्तंभों पर बाहर की ओर मुंह किए हुए 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और इसके पीछे की ओर दो और शेर स्थापित किए गए जो एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं। अमरावती कला में बुद्ध का अंकन प्रतीक और मूर्ति दोनों रूपों में किया गया है। बुद्ध का अंकन प्रतीक और मूर्ति दोनों रूपों में किया गया है। के.जी. वाजपेयी का कहना है कि अमरावती स्तूप भारतीय वास्तु का उज्ज्वलतम कृति है। कुमार स्वामी ने इसे भारतीय कला का अत्यंत विलासी और अति सुकुमार पुष्प कहा है। किसने? कुमार स्वामी ने। इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन क्या है कि हमने इसको पॉपुलर नहीं किया। मोदी जी बोल भी रहे हैं बार बार, लोकल को वोकल करो भाई, लोकल को वोकल करो। हमने क्या किया? हमने अपने इन स्तूपों को क्या कर दिया? वरना जापान है, चाइना है, तिब्बत है, और क्या नाम है, इंडोनेशिया है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां बौद्ध लोग रहते हैं। अगर वो यहाँ की यात्राएं करें तो क्या होगा? पर्यटन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पर्यटन बढ़ेगा। और पर्यटन क्या होता है? निर्यात होता है। किसमें रखा जाता है पर्यटन को? निर्यात में रखा जाता है। गरीब से गरीब आदमी भी जब क्या करता है, यात्रा करता है, तो वहां पर क्या करता है? खर्चा करता है। खर्चा करने से क्या होता है? चलो नहीं कर रहा वो लाख रुपए खर्च, वो क्या कर रहा है? 1000 रुपए जो उसके जीवन की पूंजी है उसने वहां पे खर्च किए, उसको आत्मसंतोष मिला। एक तो उसने वहां पे खर्च किए, तो उससे क्या होता है? उस जगह की इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है? ग्रोथ होती है। मनी का सर्कुलेशन होता है। क्या होता है? इसीलिए बोलते हैं घूमो, खाली बचा के मत रखो। डबल बेड भर दिए नोटों से लोगों ने, बैठे हुए उसके ऊपर। फिर अचानक एक दिन आता है, 8 बजे एक खबर आती है कि जी बंद, नोट बंद। फिर वो डबल बेड बस वैसे ही रहता है, आग लगानी पड़ती है उसमें। इसलिए घूमो फिरो, खेलो कूदो, पढ़ो, अध्ययन जरूर करो। क्या करो? ठीक है? आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपकी दृष्टि बदल जाएगी हर चीज की, जब आप क्या करेंगे। अब अगर आप अमरावती स्तूप देखने गए तो आपको पहले से बहुत कुछ पता है, तो अब आप उन चीजों को ढूंढोगे। आप क्या करोगे? अगला है नागार्जुन कोंडा स्तूप। कौन सा? नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश की नागार्जुन पहाड़ी यानी कृष्णा नदी के तट पर, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन पहाड़ी कृष्णा नदी के तट पर स्थित 3री शताब्दी का स्तूप नागार्जुन कोंडा का निर्माण सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा करवाया गया था। यह इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की राजधानी थी। इक्ष्वाकुओं की राजधानी कहां थी? नागार्जुन कोंड। कहां थी? यह विजयपुरी के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? विजयपुरी के नाम से जानी जाती थी। इसकी खोज 1926 ईस्वी में लॉन्ग हस्ट द्वारा की गई थी। नागार्जुन कोंड स्तूप, ये भी क्वेश्चन बना हुआ, यूपी वाले तो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि नागार्जुन कोंड स्तूप की खोज किसने की, कब की? 1926 में लॉन्ग हस्ट के द्वारा की गई। इसमें 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ के महास्तूप का निर्माण वीर पुरुष दत्त ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर पुरुष दत्त ने करवाया था। इस पर वीर पुरुष दत्त की रानी बपी सिरनिका का एक लेख मिला है। नागार्जुन कोंड स्तूप की प्रमुख विशेषता जो है वो आयकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता है। चबूतरे को बोलते हैं क्या? आयक। एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता है। महास्तूप के अतिरिक्त कई लघु स्तूप, मंदिर, मूर्तियां एवं राजप्रासाद के ध्वंसावशेष भी प्राप्त हुए हैं। हारीति, पुष्पमद्र स्वामी, शिव आदि की मूर्तियां, व्यायामशाला और तोरण द्वार भी मिले हैं। यहां से क्या क्या मिले हैं? हारीति मिली है, पुष्पमद्र स्वामी और शिव, हारीति की, पुष्पमद्र स्वामी की और शिव की मूर्तियां मिली हैं। व्यायामशाला मिली है, तोरण द्वार मिले हैं। क्या मिले हैं? तोरण द्वार मिले हैं। ठीक है? व्यायामशालाएं हुआ करती थी
और पहले क्या था, ये जिम विम नहीं होते थे, आजकल तो जिम खुल गए जगह जगह। पहले हनुमान जी का मंदिर होता था, वहीं अंदर मंदिर में व्यायाम से संबंधित जो मुदगल वुदगल जो भी है वो सारी चीजें रखी हुई रहती थी। तो नौजवान जाते थे वहां पर और हनुमान जी की भक्ति करते थे और क्या करते थे, व्यायाम करते थे वहां। क्या करते थे, अभी तो खाली क्या करते हैं, बूंदी चढ़ाते हैं, बांटते हैं, खाते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर हनुमान जी जैसा बल प्राप्त करना है तो उसके लिए व्यायाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। खाली बूंदी चढ़ाने से और खाने से नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन फिर क्या हुआ, बाजारीकरण हुआ इसका, व्यायाम का। फिर क्या हुआ, जिम खुले, चलो ठीक है। सातवाहन काल के चैत्य ग्रहों के को बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जो भाजा हो गया, अजंता, नासिक, कारले, पीतलखोरा, कोंडाने के जो चैत्य ग्रह हैं वो हीनयान से संबंधित हैं। हीनयान से संबंधित गुफाओं में बुद्ध का अंकन प्रतीकों में किया गया है, क्योंकि हीनयानी बुद्ध की मूर्ति नहीं पूजते हैं। क्या नहीं पूजते हैं, वो ये कहते हैं जो बुद्ध ने कहा था हम उसी पर चलेंगे। महायानी जो है वो चेंज करते हैं, वो संस्कृत को भी प्रश्रय देते हैं, वो मूर्ति भी पूजा करते हैं, ठीक है। क्योंकि हीनयानी क्या, मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते, जबकि महायान में बुद्ध को देवता मानकर उसकी मूर्ति पूजा को अपनाया गया है। इतना समझ में आ गया। महायानी क्या करते हैं, बुद्ध को देवता मानते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। इसी कारण बुद्ध का अंकन मूर्ति रूप में होने लगा और चौथी बौद्ध संगति के पश्चात प्रारंभ हुआ है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के समय में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई, अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था, विद्वान अश्वघोष। और इस चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म क्या हो गया, हीनयान और महायान में टूट गया, ठीक है। हालांकि दूसरी बौद्ध संगति में स्थिर विरांक और महासांगिक में टूट गया था। तो जो स्थिर विरांक थे वो हीनयानी बने और जो महासांगिक थे वो क्या बने, महायानी बने। हल्की हल्की फूट पहले ही पड़ गई थी दूसरी बौद्ध संगति में, लेकिन जो पूरा पूरा टूटा बौद्ध धर्म दो भागों में, वो चौथी बौद्ध संगति में टूटा। इतना क्लियर हो गया। तो सातवाहन काल के प्रमुख चैत्य ग्रह व गुहा विहार में सबसे पहले भाजा पढ़ रहे हैं हम। यहाँ की गुफाएं सबसे प्राचीन है। भाजा, यहाँ के चैत्य ग्रह में कोई मूर्ति नहीं मिलती है। भाजा महाराष्ट्र के पूना जिले में अवस्थित है। भाजा कहाँ है, महाराष्ट्र के पूना जिले में अवस्थित है। अगला है कोंडाने, यह महाराष्ट्र के कुलाबा जिले में अवस्थित है। यहाँ का विहार पूर्णतया काष्ठ शिल्प के अनुकरण पर तैयार किया गया है। काष्ठ शिल्प के अनुकरण पर तैयार किया गया है कोंडाने। कोंडाने का किला भी सुना होगा आपने, जब छत्रपति शिवाजी पढ़ेंगे आप तब पढ़ेंगे। अगला पीतलखोरा, यह महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम खानदेश की सातमाला पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर 13 गुफाएं खोदी गई हैं। यहाँ की 9वीं गुफा सबसे बड़ी है। कौन सी, 9वीं गुफा सबसे बड़ी है। यहाँ की गुफाओं का निर्माण प्रतिष्ठान के श्रेष्ठियों द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, प्रतिष्ठान के श्रेष्ठियों द्वारा किया गया था। अगला कारले की गुफाएं, कौन सी, गुफाओं में गए हो कभी आप, बड़ा आनंद आता है। पत्थर की अगर गुफाएं हैं और उसके अंदर जब आप जाओगे तो एक अलग अनुभूति आएगी। वो अनुभूति आपको 5 स्टार होटल्स में भी नहीं आएगी, ना ही वो किसी बड़ी क्या रेस्टोरेंट में आएगी। कुछ नहीं होगा वहां, लेकिन गुफा के अंदर आपको क्या है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश से थोड़ी दूर पर वशिष्ठ गुफा है। वशिष्ठ गुफा कहां पर, अरे यार गुल्लर में वशिष्ठ गुफा आश्रम है। वहां पर आप जाएंगे, उस गुफा में बैठिए, ध्यान लगाइए, जो आनंद वहां पे प्राप्ति होगी वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। वशिष्ठ गुफा, ठीक है। तो कारले की गुफाएं, महाराष्ट्र के पूना जिले के भोर घाट पहाड़ी पर एक चैत्य ग्रह और 3 विहार निर्मित हैं। कारले का चैत्य ग्रह आयताकार और सबसे बड़ा है। यहां से प्राप्त एक लेख में कहा गया है कि संपूर्ण जम्बू द्वीप में, भारत का पुराना नाम है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, भारत खंड में उत्तराखंड है। नेगी जी का गाना सुना होगा आपने, तो वहां पर भी उन्होंने जम्बू द्वीप बोला है। तो जम्बू द्वीप में उत्कृष्ट इस चैत्य ग्रह का निर्माण वैजयंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठी ने करवाया था। किसने, वैजयंती के भूतपाल नामक श्रेष्ठी ने करवाया था कारले की गुफाओं का निर्माण। समझ में आ गया। कारले का है, ये भी महाराष्ट्र में, पूना जिले में। अगला है वेडसा गुफाएं। ये गुफाएं कारले के पास ही हैं, इसका मतलब ये भी महाराष्ट्र में है। इनके भी मुखमंडल कारले की गुफाओं के समान ही अत्यंत सुंदर है। क्या है, अत्यंत सुंदर।
अगला कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी का प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। यह मुंबई के पास स्थित है। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु सैकड़ों गुफाएं खोदी गई थी। पहले यह हीनयान से संबंधित था। 4वीं शताब्दी में यह महायान का प्रमुख केंद्र बन गया। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंसर महाराष्ट्र, मुंबई के आसपास संजय गांधी नेशनल पार्क। अगला है नासिक की गुफाएं। गोदावरी नदी के तट पर है भाई नासिक, कुंभ लगता है यहां पर भी, ठीक है। नासिक गोदावरी तट पर स्थित नासिक की में कुल 17 गुफाएं खोदी गई। 17 गुफाएं खोदी गई, ठीक है। जोगी जंगम सुना है आपने? जोगी कौन है? अगर किसी ने एक स्थान पर आश्रम बना लिया और वो वहीं पर रहने लगा, वो फिर जोगी नहीं है। जोगी जंगम उन्हें बोला जाता है जो घूमते रहेंगे एक स्थान पर, उनका वो मोह नहीं होना चाहिए। कई देखा होगा आपने, आश्रम बना के रहने लगते हैं तो समझ लीजिए मोह हो गया। आपने गृहस्थ आश्रम छोड़ा, सन्यास की तरफ आप गए और फिर वहां पर भी वही काम करवा रहे हो आप, तो गड़बड़ हो जाता है। तो जोगी वही है जो आज प्रयागराज में पता है उसे कि अब प्रयागराज में जाना है, अब नासिक में जाना है, अब उज्जैनी में जाना है, अब क्या करना है, हरिद्वार में स्नान करना है। स्नान बड़ा ध्यान है हमारे देश में, ठीक है, जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी। फिर अर्धकुंभ है, अर्धकुंभ भी लगते हैं। फिर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, फिर धाम है, फिर मठ है। तो जो घूम रहा है वही जोगी है। और घूमकर जो उसको क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। एक जगह पर बैठकर भी प्राप्त हो सकता है, वैसे ध्यान लगाएं अगर आप, लेकिन मैंने कहा जो जितना ज्ञान घूमकर प्राप्त होता है उतना किसी भी चीज से नहीं होता, ठीक है। नासिक की गुफाएं मैंने बता दिया, गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक में 17 गुफाएं खोदी गई हैं, जिनमें एक चैत्यगृह और 16 विहार थे। यह गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय बने विहार में 18 कमरे हैं। कितने? यज्ञश्री के समय बने विहार का निर्माण उसके सेनापति की पत्नी वासु के द्वारा कराया गया था। यज्ञश्री के समय बने विहार का निर्माण किसने करवाया? उसके सेनापति की पत्नी वासु ने करवाया था। इसमें आसीन मुद्रा में बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति उत्कीर्ण है। उसके बाद है अजंता की गुफाएं। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की अजंता पहाड़ियों को काटकर बनाई गई। 1819 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के यूरोपीय सैनिकों ने इन गुफाओं की खोज की। यहाँ पर कुल 29 गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 4 चैत्यगृह हैं और 25 विहार हैं, ठीक है। यहाँ 2री शताब्दी तक हीनयान का प्रभाव था, फिर बाद में महायान का प्रभाव हो गया। क्या हो गया? अजंता एलोरा की गुफाओं से तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर करा रहा हूँ कभी, तब वहां पे मैं बताऊंगा कि गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। मरणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ पर है? आंसर गुफा नंबर 16 में है। और माता और शिशु का चित्र कहाँ पर है? आंसर गुफा नंबर 17 में है मेरे ख्याल से, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछता है। और यूपीएससी तो ये भी पूछने लगा कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं जिस चट्टान को काटकर बनाई गई, वो चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं, मतलब किस काल की हैं? वो नहीं समझ में आया भाई। है तो लावा निर्मित, पर क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें हैं? किस काल में बनी वो चट्टानें, मतलब किस काल के मैग्मा से ठंडे होने से वो चट्टानें बनी? ये यूपीएससी पूछती है ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद में कुषाणकालीन कला के बारे में बताऊंगा, गांधार कला के बारे में बताऊंगा, मथुरा कला शैली के बारे में बताऊंगा और मौर्यकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में बताऊंगा अगले लेक्चर में।